बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अगस्त बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तैनाती से मुतल्लिक और जो आइनी तरमीम की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया गया है हुकूमत की जानिब से 28 अगस्त को, और जिसमें हुकूमती सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि वो आइनी तरमीम लाने जा रहे हैं और वो अदलिया से मुतल्लिक होगी। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आइनी तरमीम के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, और ये जिस मुश्तरका इजलास की बात कर रहे हैं, क्या मुश्तरका इजलास को आप आइनी तरमीम मुश्तरका इजलास में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरा सवाल है नो, नहीं कर सकते। मैं आपके सामने आइन का आर्टिकल 239 सब आर्टिकल 1 रखूँगा। फिर मैं आपको आर्टिकल 63A बताऊँगा कि जिनको ये उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs में से किसी को तोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को तोड़ के या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के MNAs को तोड़ के हुकूमती इत्तेहाद कोई कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है, और ऐसी कोई उसमें कोई रुकावट नहीं है। और नजम सेठी ने रात इसके ऊपर प्रोग्राम किया कि आइनी तरमीम के लिए कोई डिफेक्शन क्लॉज नहीं है। उस पर भी मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल 63A पढ़ के, और मेरा जवाब है नो, नहीं कर सकते। जो भी आइनी तरमीम में हुकूमती इत्तेहाद का साथ देगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और जो रेफरेंस जो फ़ैसला आया था उमर अता बंदयाल का, वो फ़ैसला इनके गले पड़ जाएगा। सदारती रेफरेंस जो PTI के दौर में आरिफ अलवी ने इमरान खान की जो एडवाइस पर सदारती रेफरेंस भेजा था, जिसकी बुनियाद पर फिर हमजा शहबाज डिस्क्वालीफाई हुए थे। उसके जो 26 थे PTI के मुनहरिफ लोटे, वो उनके वोट जब ख़त्म हुए, चूँकि वोट गिना नहीं जाएगा, यही सबसे अहम चीज़ थी कि वोट गिना नहीं जाएगा। एक तो डिस्क्वालीफाई होंगे और दूसरा वोट भी नहीं गिना जाएगा उसके ऊपर। और फिर आखिर में मैं आपको बताऊंगा नंबर गेम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रात जो बैठक हुई है और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीन दहानी हो गई है, उसके बाद अब पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर कोई आइनी तरमीम की जाती है तो उसकी नंबर गेम सेनेट में ख़त्म हो चुकी है हुकूमत के पास। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया गया है, और ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 28 अगस्त को बुलाया गया है। और सदर पाकिस्तान की जानिब से कोई हंगामी वर्ड इस्तेमाल हुआ है, हंगामी इजलास, मुश्तरका हंगामी इजलास बुलाया गया है। और इस सिलसिले में अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को मुश्तरका इजलास से आगाह किया गया है। और मीडिया कह रहा है कि हुकूमती इत्तेहाद के लोगों को हुक्मन कह दिया गया है कि वो तमाम के तमाम, कोई एक भी मिस नहीं होना चाहिए और हर सूरत वो तमाम के तमाम पहुँचें। अरकान पार्लियामेंट को मुश्तरका इजलास में हाज़िरी यकीनी बनाने की हदायत की गई है। और जो कौमी असम्बली का इजलास है वो 26 अगस्त को बुलाया जाएगा, और जो मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास है वो 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फ़ैसला किया गया है। और सदर पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर इस पर कह दिया है और उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दी। अब हम आ जाते हैं आइन के आर्टिकल 239 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करता है। ये आइन का आर्टिकल 239 है और इसका जो सब आर्टिकल है 1। यहाँ से मैंने देखा कि कई मुस्लिम लीग नून के लोग, मियाँ दाऊद जैसे लोग, और जिन्होंने मज़ार नकवी के ख़िलाफ़, वो अपने आप को वकील कहते हैं, लेकिन हालत ये है कि वो कहते हैं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हो सकता है। और उसकी दलील देते हैं कि चूँकि वर्ड मे का इस्तेमाल किया गया है तो मे से मुराद ये होता है कि ऑप्शन मौजूद है, हो सकता है। अब वो मे, मैं आपको, मे और शेल दो वर्ड्स होते हैं लॉ में। जहाँ वर्ड मे आ जाए तो उसमें ऑप्शनल होता है, जहाँ शेल का वर्ड आ जाए फिर लाज़िम व मलज़ूम होता है। अब चूँकि वही बात है, इमरान खान जो कहते हैं कि एक तो पढ़े लिखे नहीं है और फिर कोशिश भी नहीं करते। आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 239 कहता है कि अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन में, के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए एक बिल। अब यहाँ जो पहली लाइन में मे का वर्ड है, इसको उठा के वो लुडियाँ डालना शुरू हो गए हैं और उनको लगता है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आइनी तरमीम हो सकती है। अब मैं आपको पूरी क्लॉज पढ़ के सुनाऊँगा। अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनेट इन ईदर हाउस, ओरिजिनेट हो सकता है किसी भी जो बिल है आइनी तरमीम का, वो कौमी असम्बली से भी ओरिजिनेट हो सकता है और वो सेनेट से भी ओरिजिनेट हो सकता है। अब अगर कोई बिल आइनी तरमीम का आता है तो वो उसको कौमी असम्बली में भी पहले पेश किया जा सकता है या वो सेनेट में भी पहले पेश किया जाता है। ओरिजिनेट का जो वर्ड है उसके लिए मे इस्तेमाल हुआ है कि भले इधर वो कौमी असम्बली से ओरिजिनेट हो जाए, इधर वो हो जाए सेनेट से, ये मे का वर्ड उसके लिए है। अच्छा, जहाँ कॉमा आ जाता है लॉ की, एक जब भी आप कभी कानून की किताब पढ़ेंगे तो जहाँ कॉमा आ जाए तो आप समझ जाएं कि कॉमे से पहले अलग कहानी है और कॉमे के बाद अलग चीज़ है, वो मिक्स नहीं हो सकती।
यहाँ कॉमा आ गया। अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन मे ओरिजिनेट इन ईदर हाउस एंड आगे कॉमा व्हेन द बिल हैज़ बीन पास बाय द वोट्स ऑफ नॉट लेस दैन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, और जब वो बिल उस हाउस जिसमें ओरिजिनेट हुआ है उसकी 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो जाता है, ऑफ नॉट हैव बीन पास बाय द वोट्स ऑफ नॉट लेस दैन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये नहीं है कि भाई वो वहाँ पर मौजूद कितने थे, नहीं, टोटल मेंबरशिप की कुछ आप जानते हैं कि हमारे कवानीन ऐसे हैं कि उनको उनकी मंजूरी के लिए जो सीटिंग उस वक्त जितने लोग हाजिर होते हैं उसमें से सादा अक्सरियत देखी जाती है। आइन के लिए जो टोटल मेंबरशिप है उस हाउस की उसके मुताबिक देखा जाता है और उसके मुताबिक डील किया जाता है। तो वो जिस हाउस से भी शुरू हो उसकी 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो। उसके बाद पहला था, फिर कॉमा आ गया है, पहला हिस्सा था इस आर्टिकल का जिसमें यह कहा गया था कि वो किसी भी हाउस से ओरिजिनेट हो सकता है। दूसरा हिस्सा यह था कि जिससे भी ओरिजिनेट होगा वहाँ से 2/3 अक्सरियत से मंजूर होगा, फिर कॉमा। फिर तीसरी चीज़ इट शैल बी, अब शैल का वर्ड आ गया। जहाँ बात आई आइनी तरमीम के हवाले से दोनों हाउस की अख्तियारात की, वहाँ शैल का वर्ड इस्तेमाल आ गया। इट शैल बी, जब वो 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो गया उस हाउस से, फिर इट शैल बी ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस, फिर उसके बाद वो दूसरे हाउस को मुंतकिल कर दिया जाएगा, वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इट शैल बी ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस। अब शैल का वर्ड जो आपको ख्वाहिश थी ना कि शैल का वर्ड आ जाए, अब आप पहला मे लेके बैठे हैं, वो मे था इधर हाउस के हवाले से, ओरिजिनेट होने के हवाले से। मैंने आपको बताया जब भी लॉ आप समझना चाहते हैं तो हमेशा आप कॉमे को अलग अलग पढ़ें। आप ये जानें कि इस कॉमे से पहले पहले जो कॉमा लगा है उससे पहले की बात अलग है और उससे आगे की बात अलग है, वो मिक्स दो चीज़ें नहीं हैं, वो अलग अलग पार्ट हैं। और यही वजह है कि आर्टिकल 239 के 3 हैं, उसके 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला ये है कि वो किसी भी हाउस से ओरिजिनेट हो सकता है, फिर दूसरा है कि जिस भी हाउस से ओरिजिनेट होगा उसकी 2/3 अक्सरियत उसे मंजूर करेगी, फिर शैल बी ट्रांसमिटेड टू अदर हाउस, फिर उसके बाद दूसरे हाउस को ट्रांसमिट किया जाएगा। अब यहाँ मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास नहीं हो सकता। आप कहें कि जी इकट्ठा इजलास हो जाए और इकट्ठा आप उसकी मंजूरी कर लें, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ये आइन का आर्टिकल 239 है जो मैंने आपके सामने पढ़ा, और उम्मीद है कि आपको इसकी ऐसी वजाहत होगी कि अब आपको अगर कोई इस तरह का बंदा ऐसा या कोई सहाफ़ी या कोई नाम नहाद वकील आपको गुमराह करने की कोशिश करे तो आप आइन का आर्टिकल उठा के उसके चेहरे पे रख देंगे। अब आ गया आर्टिकल 63A जो नजम सेठी जैसे लोग डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। आर्टिकल 63A कहता है, ये है जो डिसक्वालिफिकेशन का ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अच्छा, पहले ये है जी कि जो रिज़ाइन फ्राम मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी और ज्वाइंस अदर पार्लियामेंट्री पार्टी। पहला नंबर तो ये है कि कोई अपनी जमात से अगर रिज़ाइन करता है तो वो साथ ही अपनी मेंबरशिप से भी डिसक्वालीफाई हो जाएगा, या किसी और जमात को ज्वाइन करता है वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। दूसरे नंबर पर फिर यह है कि वो जो वोट हैं, अब अगर पार्लिमानी पार्टी कहती है कि आपने इसको वोट देना है और उसको वोट नहीं देना, और अगर वो पार्लिमानी पार्टी की बात नहीं मानता वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। अब 3 आगे उन्होंने कहा कि हर दफ़ा पार्लिमानी पार्टी की बात नहीं माननी, लेकिन ये 3 ऐसी जगह हैं या ऐसे मरहले हैं कि जिस पर आपको हर सूरत पार्लिमानी पार्टी की बात माननी होगी। पहला, इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। इलेक्शन चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का जो आपकी पार्लिमानी पार्टी कहेगी, आप जरताज गुल जो कहेगी आपने वो करना है, और जो पार्टी होगी। अच्छा, दूसरे नंबर पर है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इस पर भी आप अपनी पार्लिमानी पार्टी से हट के नहीं जा सकते। तीसरा है आ मनी बिल, जो बजट होता है, आ मनी बिल और आ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अगर आप आइनी तरमीम के बिल में भी अपनी पार्लिमानी पार्टी ने आपको रोक दिया है किसी भी सूरत, तो आप जैसे ही उस पर वोट देंगे तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। आर्टिकल 63A के तहत आप डिसक्वालीफाई हो भी जाएंगे और आपका वोट भी नहीं काउंट होगा। वो जो उमर अता बंदयाल फैसला दे के गए थे वो अब इनके गले पड़ चुका है, जिसका रिव्यू अभी तक पेंडिंग है, और वो रिव्यू किसी सूरत भी इनको रिलीफ नहीं मिलेगा चूँकि उसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। कानून बड़ा वाज़ेह है। अब हम आ जाते हैं कौमी असम्बली में नंबर गेम के हवाले से। कौमी असम्बली की 23 में से 20 जो खैराती नशिस्तें थीं वो हुक्मरान इत्तेहाद के पास थीं, मखसूस नशिस्तें। कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए आपको चाहिए 224 मेंबरान।
224 मेंबरान में से जब 20 उनसे मखसूस नशिस्तें ले ली गई हैं, किस से मखसूस नशिस्तें ले ली गई हैं हुकूमती इत्तेहाद से 20, तो उनके पास आ गई 204। उनके पास क्या बच गया? 204। इस वक्त तक मखसूस नशिस्तें सस्पेंड हुई पड़ी हैं, इलेक्शन कमीशन का रिव्यू पेंडिंग है और मखसूस नशिस्तें ना हुकूमती इत्तेहाद के पास हैं ना PTI के पास हैं, वो सस्पेंड हैं सुप्रीम कोर्ट के पहला 3 रुकनी बेंच के ऑर्डर पर। अच्छा, अब वो सस्पेंड हैं तो हुक्मरान इत्तेहाद के पास 204 है। 204 से वो किसी सूरत भी 224 चाहिए हर सूरत उनको आईनी तरमीम के लिए। अगर इलेक्शन कमीशन को 2 दिन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देता है इलेक्शन एक्ट को मद्देनज़र रखते हुए, तो इनके पास 224 हो जाएंगी और इलेक्शन एक बंदा भी आगे पीछे होगा तो इनकी तरमीम तो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा, किसी सूरत भी ऐसा नहीं हो सकता कि मखसूस नशिस्तें इनको इलेक्शन कमीशन बहाल कर दे। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स अगर कर भी दे तो पूरा मर के इनके नंबर पूरा होगा। 204 अब हैं तो 20 अगर इनको मिल जाएंगे तो 224 हो जाएगा। और इनको चाहिए कितने? 224 चाहिए। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद का नंबर है 59, ठीक है। अच्छा, अपोजिशन इत्तेहाद के पास PTI वगैरह के पास थे 21। अब जो मौलाना फजलुर रहमान से रात बात हुई है और पार्लियामेंट के अंदर एक पेज पर आने की बात हुई है, और आप जानते हैं कि आईनी तरमीम के हवाले से सबसे ज़्यादा जो कामरान मुर्तज़ा हैं, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा JUIF के, वो आवाज़ उठा रहे हैं। तो वो किसी सूरत भी सुप्रीम कोर्ट में आईनी तरमीम से मुतल्लिक़, अदलिया से आईनी तरमीम से मुतल्लिक़ कभी भी हुकूमत का साथ नहीं देंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 21 हैं। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा में रुके हुए हैं इलेक्शन। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर 11-12 सीटें मिलती हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 21 से सीधा वो 31-32 पर चली जाएगी। लेकिन फिर भी अब हुक्मरान इत्तेहाद को चाहिए 64 नंबर। सेनेट में उनको आईनी तरमीम के लिए 64 नंबर चाहिए 2/3 मेजॉरिटी के लिए। इस वक्त उनके पास 59 है। अब जमीयत उलमा इस्लाम फ़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हो चुकी है और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर का जो किरदार है वो अपोजिशन में बैठी। आपको पता है कि वो पहले दिन से अपोजिशन में बैठे थे, वो हुकूमती बेंचों पे नहीं बैठे थे। इस वजह से वो किसी सूरत भी साथ नहीं देंगे। अब दोनों जमातों की कमेटियाँ कानून साजी से मुतल्लिक़ हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फजलुर रहमान की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि कमेटियाँ कानून साजी से मुतल्लिक़ हिकमत अमली बनाएंगी और पार्लियामान में हुकूमत को टफ़ टाइम देंगी। इस हद तक तो डिसाइड हो चुका है। अगली बात है आया जो पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने जो एहतजाजी तहरीक है उसके हवाले से अभी कमेटियाँ काम कर रही हैं। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। पहली बात, मुश्तरका इजलास से नहीं कर सकते। दूसरी बात, PTI के मेंबर तोड़ के नहीं कर सकते। तीसरी बात कि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउस में नहीं है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।